So last time what we did? What was taught last time, dear students? Demerits. History or demerits. History. Okay. Demerits of Dalton's atoms. Now we'll proceed to the next part, which is, let's see what Chemistry. वाह, यही उम्मीद थी तुमसे। ये देखो, कैथोड रेज की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं ना। ये किसने दिया था? थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कैथोड रेज के बारे में, मतलब कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि रिसर्च चली जब, तो देखो उस समय इनके टाइम तक कोई पार्टिकल नोन था क्या? नहीं, सब स्पेकुलेशन कर रहे थे। जैसे डाल्टन ने बोला कि उसके हिसाब से एटॉमिक मॉडल ये होना चाहिए। अब ये थॉमसन आया, थॉमसन ने भी अपना एटॉमिक मॉडल के लिए स्टार्ट किया जर्नी। तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, ठीक है। उसमें पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? कैथोड रे, एक्सीडेंटली सब होती थी चीजें। तो ये कैथोड रे ट्यूब है ना, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है, यहाँ पे भी वैक्यूम पंप लगा है, ठीक है। ये आते ही खुशियां आ जाती है। क्या हो गया? कैसी छुप छुप के बातें कर रहे हो? ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है बताओ? कैथोड। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव टर्मिनल, है ना, कैथोड। और यहाँ पे क्या लगा दिया इन्होंने? एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। और यहाँ पे वैक्यूम पंप, ये क्या है? टू वैक्यूम पंप, मतलब जितनी गैस थी अंदर वो सब, मतलब अंदर एयर हटा दिया है, खींच रहा है ना, लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है मान लो, या कोई गैस भर दी इस पे, ठीक है। और यहाँ हाई वोल्टेज डिस्चार्ज, हाई वोल्टेज जनरेटर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, वेरी हाई वोल्टेज जनरेटर ऐसे लगा दिया इसे। और एनोड से कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। कितना किलो वोल्ट? 10,000 वोल्ट तक या 20 किलो वोल्ट तक यहाँ पे जनरेट कर सकते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इसने ऐसा किया, करके देखा, देखते क्या होता है। तो कैथोड से कौन सी रेज निकलने लगी? स्ट्रेट लाइन में कुछ रेज निकलने लगी, है ना। और ये कहाँ पहुंच रही थी? एनोड पे, है ना। और ये कैथोड रेज जो थी, ये जो निकल रही है, अगर यहाँ प्लेट लगा दे पॉजिटिव, तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होती थी, है ना, उसकी तरफ ये क्या होती थी? डिफ्लेक्ट होने लगती थी ऐसे, ठीक है। और अगर एक इन कैथोड रेज अगर जा रही है और हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होता था? सर्कुलर मोशन करने लगता, मतलब एक ट्रेजेक्टरी इनकी, ये भी इफेक्ट डिफ्लेक्ट हो जाती थी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, इजी। सो जब, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ चाहे मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, दोनों से ये रेज क्या हो रही थी? इफेक्ट हो रही थी, है? और ये ट्रैवल कर रही थी किसमें? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और क्या कर रहे थे ये? और ये हीट कर रही थी अपने आसपास के सराउंडिंग को, हीटिंग इफेक्ट था इनका, ठीक है। और क्या ये कर रहे थे बताओ? हैड सम काइनेटिक एनर्जी, इनकी क्या थी? कुछ काइनेटिक एनर्जी भी थी। काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी है, हाँ या ना? और कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। तो अगर इनके, मतलब अगर इनके बीच में अगर तुमने कोई ऐसे वो डाल दिया चक्का इस टाइप का, तो ये क्या उस पे स्ट्राइक करके इसको टर्न कर देगा, है ना। तो इससे प्रूव हो रहा था क्या? इससे कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। और क्या? एनोड के आसपास, अगर मैंने एनोड के पास में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो एनोड का इमेज बन रहा था यहाँ स्क्रीन पे, अगर यहाँ स्क्रीन होती तो इससे क्या प्रूव होता है कि कैथोड से एनोड ही जा रही थी रेस, है ना, और स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, ठीक है। कैथोड से एनोड जा रही थी रेस और स्ट्रेट लाइन में। और क्या? और ये जो कैथोड रेज है, इन्हीं को बाद में क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? कोई बात नो, ठीक है। तो इनको इलेक्ट्रॉन बोला गया। और इस मॉडल, इससे, इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या निकाला गया? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकाला गया? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन, जो कि दिया गया E/me, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला समझ गए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक चार्ज? दैट इज चार्ज पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। So what is specific charge of electron? Charge of electron per unit mass of electron. हाँ?
तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी से प्रेडिक्ट किया गया, ठीक है। इसकी वैल्यू जो अभी हम लिखेंगे वो भी किससे प्रेडिक्ट की गई, इसी एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या हुआ। ये फिलामेंट हीट किया इतने हाई टेम्परेचर पे कि इससे एमिट होने लगी कैथोड रेज जो रीच हो रही थी एनोड तक, ठीक। और एक चीज और पाई गई कि जो स्पेसिफिक चार्ज आया रेशियो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन या नेचर ऑफ गैस यूज्ड, मतलब जो अंदर गैस हमने यूज की हुई है हाइड्रोजन या कुछ भी, उसके नेचर पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू थी, है ना। कि अगर बोले कि यहाँ पे ज़ीनॉन ले लिया कुछ और ले लिया तो भी वैल्यू E/Me की फिक्स आई, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या है, फिक्स आई, क्लियर। सो दिस इज व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज के बारे में इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। तो ये आप नोट कर लो, तब तक मैं और लिख देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ तब तक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो भी अपना है कैथोड रेज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स पहली, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शैडो, है ना। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शार्प शैडोज, ठीक है। तो ये शैडोज कास्ट करते हैं, एंड दे ट्रैवल फ्रॉम एनोड टू सॉरी कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये पता चला इनके बारे में। और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कैसे होते हैं ये कैथोड रेज, बताओ क्यों नेगेटिवली चार्ज, कैसे बता, क्योंकि किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। प्लस अगर हमने एक पॉजिटिव प्लेट रख दिया यहाँ पे तो ये, और ये नेगेटिव प्लेट, तो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, पॉजिटिव की तरफ। तो इनका नेचर खुद का कैसा रहा होगा, नेगेटिव, सो दैट इज व्हाई दे वर नेगेटिवली चार्ज। एंड थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कैथोड रेज, डिफ्लेक्ट कैथोड रेज। तो इन रेज को ये फील्ड्स डिफ्लेक्ट कर रही थी। और स्पीड जो है कैथोड रेज की स्लोअर है, इन कैथोड रेज की वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, ठीक है। और दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मेटल प्लेट्स, कैन पेनिट्रेट थ्रू मेटल प्लेट्स। एंड phosphors glow, phosphors glow when cathode rays fall on them, phosphors glow when cathode rays fall on them, मतलब कोई फ्लोरेसेंट ट्यूब वगैरह है, जब कैथोड रे उस पे पड़ती है, मान लो यहाँ हमने कोई फ्लोरेसेंट ट्यूब लगा दी, तो जब इस पे कैथोड रेज पड़ती है तो क्या होता है, ये ग्लो करने लगता है ट्यूब, ठीक है। ये फॉस्फोरस मटेरियल जो है इसको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ये ग्लो करने लगेगा जब कैथोड रेज पे पड़ेगी। और क्या, बस गैस गेट्स आयनाइज्ड, ये गैस क्या होती है यहाँ पे, आयनाइज्ड बाय कैथोड रेज, ठीक है। क्लियर हो गया। और कुछ, बस यही चीजें। एंड कैथोड रेज आर लाइटर देन हाइड्रोजन, है ना। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, और उससे भी हल्की होती है कैथोड रेज, यहाँ लिख रहे हैं लाइटर देन हाइड्रोजन। और नेक्स्ट, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट बताया था, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद होने चाहिए कैथोड रेज के, इस एक्सपेरिमेंट से जो मिले थे। ये जे थॉमसन ने इस तरह से डिस्कवर किया था। So shadow कैसे form होती है? मतलब परछाई दिखती है। हाँ सही है ना। अरे जब ये रेज इधर से इधर जा रही, सुन लो, इधर से इधर जा रही, तुमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी शैडो यहाँ पे मान लो कास्ट हो रही है, स्क्रीन, यहाँ स्क्रीन लगा दी तुमने, तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। अगर ये प्रॉपर स्क्रीन के जैसे स्ट्रेट लाइन के रूल्स को फॉलो करे, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स को फॉलो करे, उसी हिसाब से इमेज बनेगी। मतलब मेटल प्लेट को छोड़ के सब ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे।
किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बन सकती है यार, ठीक है। और ये एनोड के पीछे बनेगी, एनोड की, तो इससे पता चल रहा है कि रेज इधर जा रही है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स है। क्या लिखा? ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, नेगेटिवली चार्ज होते हैं कैथोड रेज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और रिफ्लेक्ट कैथोड रेज, वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, कैन पेनिट्रेट थ्रू मेटल प्लेट्स, phosphors glow when cathode rays fall on them, lighter than hydrogen, produce heating effect, possess kinetic energy। ठीक, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे। और इस एक्सपेरिमेंट से जो चार्ज बाय इसका रेशियो पाया गया था, ये पाया गया था 1.75 माइनस 1.75 इंटू 10 पावर 8 कूलम पर ग्राम। ये वैल्यू रखनी है आपको। E/m रेशियो जो आया था इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या आया था इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पेसिफिक चार्ज की क्या वैल्यू आई, ये यानी कि रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी, ये याद होना चाहिए, लिख लेना ये रेशियो भी। तो ये सारी बातें जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में से निकाल दी थी, ठीक है। लिख लो, हो गया, हटा दें, हटा दें। ये लिख दिए वैल्यू, ये वैल्यू लिखना जरूरी है, डायग्राम बना लिया होगा। फिर कौन सा एक्सपेरिमेंट आया, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, स्पेसिफिक चार्ज का मैंने बता दिया, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर हम पढ़ेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखो इसकी डिटेल एनालिसिस तो फिजिक्स में होती है कि इसमें फोर्स लग रहा है, विस्कस ड्रैग और स्टोक्स लॉ लग रहा है ना, काफी चीजें होती है। जैसे इसमें विस्कस ड्रैग आप पढ़ोगे आगे 6 पाई ईटा आरवी, है ना, ये लगता है। और वेट 4/3, ऑयल ड्रॉप का जो वेट है वो इस तरह से दिया जाता है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कंडीशन बोली जाती है। खैर ये सब हमें नहीं करना है, हमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है इसको कि केमिस्ट्री से में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे ये एटॉमाइजर है, ये क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं एटॉमाइजर। ये स्प्रे कर रहा है ऑयल ड्रॉप्स को, ठीक है, ये ऐसे ऑयल ड्रॉप्स को एक चेंबर में स्प्रे कर रहा है। और इस चेंबर में क्या है, हमने यहाँ पे एक एक्सरे प्लेट लगा रखी है, एक्सरेज यहाँ से आ रही है, एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक प्लेट और एक यहाँ प्लेट, और ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया है। तो ये क्या होगा, ऑयल ड्रॉप्स जो है ये क्या है, जब चार्ज नहीं थे तो क्या होगा, जब चार्ज नहीं थे तो ये इनका वेट किधर एक्ट कर रहा होगा, ये ऑयल ड्रॉप है, स्फेरिकल मान लो, ये कैसा है, ऑयल ड्रॉप कैसा शेप है, स्फेरिकल है ना। और एक मॉलिक्यूल ऑयल ड्रॉप तो हमने ले लिया, एक स्फेरिकल ड्रॉप, और क्या हो गया, इसका वेट कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है कि नहीं, इनटू ग्रेविटी, क्योंकि ये मास इनटू m इनटू g है ना। m क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है बताया था, अगर स्फेरिकल स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब g, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, ये तो मैथ्स है। और ये वेट आ गया, यानी कि ये जो ऑयल ड्रॉप है इसमें नीचे वर्टिकली कितना वेट एक्ट कर रहा है, इतना, और ऊपर जो रेजिस्टेंस विस्कस ड्रैग है वो कितनी है, 6 पाई ईटा आरवी, वही मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये दोनों जब F इक्वल टू W होगा तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम है, मतलब ऑयल ड्रॉप फ्लोट हो रहा है हवा में, है ना, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, सेकंड केस में ऑयल ड्रॉप को किस में डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला, और हमने यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगा के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ऑयल ड्रॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस पे जब चार्ज, क्या ध्यान देना, जब चार्ज आया, जो इस पे क्या आ रहा है, चार्ज, मान लो Q आ रहा है ना, सो इट वाज ऑलवेज, जो भी ऑयल ड्रॉप यहाँ आ रहा था उस पे जो चार्ज आ रहा था
वो n टाइम्स इंटीजर मल्टीपल टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल चार्ज आ रहा था। मतलब जैसे इसके एक्सपेरिमेंट से चार्ज की वैल्यू क्या आई होगी, ये आई, फिर एक की आई 3.2 into 10 पावर माइनस, ऐसे करके ढेर सारे चार्ज है, एक की आई 6.4 into, तो बताइए ये सब का बेसिक सब किसके मल्टीपल हो रहा है, किसके मल्टीपल है, 1.6 into 10 पावर माइनस 19 के तो है। उसने देखा जितने भी आ रहे हैं वो n टाइम्स, मतलब ये कितना टाइम हो गया, 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना, तो n टाइम्स ऑफ दिस, है ना। कोई भी चार्ज आ रहा था ऑयल ड्रॉप पे, वो क्या हो रहा था, इंटीजर मल्टीपल टाइम्स ऑफ दिस फंडामेंटल चार्ज, और यही सबसे छोटा चार्ज है, इसी को क्या बोला गया, e की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज ऑन क्या माना गया इसको, इलेक्ट्रॉन, इसी को इस तरह से इन्होंने चार्ज निकाला, मतलब फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। फंडामेंटल वैल्यू कैसे निकाली, समझ में आ गई बात, कैसे निकाली, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मतलब इससे हमने पहला क्या प्रेडिक्शन दिया, चार्ज ऑन क्या इलेक्ट्रॉन, समझ में आया क्या निकाला गया मिल्टन सॉल्ट ड्रॉप से। मिल्टन ने ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी चार्ज, क्योंकि क्या हो रहा था, कोई भी चार्ज इसका n टाइम्स हो रहा था, वेयर n इज इंटीजर 1 2 3 ऐसे करके, so all charge existed on the oil drop in this form, so इससे प्रूव हुआ कि फंडामेंटल चार्ज ये रहा होगा, ठीक है ना। पर ढूंढा कैसे चार्ज इतना है, वो अपना फिजिक्स लगाया ना, बताया ना, ये सब इसने कैलकुलेशंस करी होगी, विद इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसने जब सेकंड केस किया था विद व्हेन चार्ज इज देयर, तो वेट और फोर्स के साथ एक और टर्म आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, फोर्स भी लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और साथ में क्या लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, और ये वेट को बैलेंस कर रहा था, ठीक है ना। और ये फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Q into E होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां से जो Q आ रहा है वहां से निकाला जा रहा था, समझ में आया Q कैसे निकाला जा रहा था। ये जो हम चार्ज, ये सब क्या है, Q वैल्यू है, ये Q इस तरह से निकाली जा रही थी फिजिक्स लगा के। अब ये मैं इसलिए नहीं डेरिवेशन करा रहा हूं क्योंकि फिर आपको फिजिक्स का ये सब पता नहीं है, स्टोक्स लॉ वगैरह पता नहीं है, अभी जब फिजिक्स में आपको पता चल जाएगा तब आपको मैं अलग से बता दूंगा, नहीं तो 12th में तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में ये सब फिजिक्स का पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट, मैं इसमें जो डेरिवेशन है वो केमिस्ट्री में नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता दिया मैंने कि आप डिराइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे हमें क्या मिलेगा, Q का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना, इक्वेशन बनेगी, अरे F इज इक्वल टू फोर्स जो है, फोर्स प्लस W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी होती है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में होगा और वेट भी किस डायरेक्शन में था, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स भी इधर है, और फिर विस्कस ड्रैग इधर है मान लो, तो F प्लस W किसके बराबर होगा, इसके, मैथमेटिकली ऐसे ही करके, मतलब कुछ किया होगा, मैं एग्जैक्टली अब भाई फिजिक्स में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन ये सब वैल्यू इक्वेट करी, और फिर मतलब यहाँ पे एक प्लस एक और टर्म भी लगा देते, तो यहाँ पे Q ही लिख देते, ठीक है ना, समझ में आने वाला, और फिर हम लोग डिराइव कर लेते, तो इस तरह से हम लोग या यहाँ पे प्लस F लिख देते, देख लेना, वो मैंने एग्जैक्टली अब नहीं किया है, वो मेरे को एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि इस तरह से कुछ कर रहे थे, ठीक है, इजी। तो हमें नहीं पता करना है कि Q कैसे आया, हमें बस एम पता होना चाहिए, इससे हम क्या निकाल लेते हैं, चार्ज हमें पता चल रहा था, और ये हर बार जो चार्ज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर एक ऑयल ड्रॉप पे जो Q आ रहा है वो हमेशा इंटीजर टाइप्स ऑफ 1 पॉइंट फंडामेंटल चार्ज आ रहा था, इससे हमें पता चला इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है, तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अब क्या हुआ बोलो, इससे एक और चीज पता चली, चार्ज टू यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चला, इससे क्या पता चला बोलो, कि जे थॉमसन ने जो कैथोड रे निकाली थी वही इलेक्ट्रॉन ही था, कैथोड रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज, ये तो पता है स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, कैथोड रेज है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, तो इनका चार्ज तो पता है, स्पेसिफिक चार्ज तो पता है, पर हमें मास नहीं पता, चार्ज हमने अभी भी निकाला कि नहीं, और मास भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाला होगा मास, वो मैं आपको बता देता हूं, कि मास निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, ये सब मिटा दो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो मास निकालने के लिए क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मास को ऐसे लिख सकते हैं, E/E/m, E ऐसे लिख सकते हैं मैथ्स में,
है ना। तो ई क्योंकि ये फिर ऊपर चला गया कट जाएगा तो एम ई तो आ जाएगा ना। हाँ इस साइड को ऐसे भी एम ई ऊपर चला गया ई कट गया तो ये तो मिलेगा। तो इसको मैंने स्टाइलिश वे में ऐसे लिख दिया। अब ये चालाकी तरफ ई की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली क्या 1.6 into 10 power minus 19 आया ना। और एम ई की वैल्यू सॉरी ई बाय एम ई की वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुकी थी पहले, है ना, जे उसमें एक्सपेरिमेंट में। तो 1.7.5 into 10 power 8 कूलम पर ग्राम। और ये किसमें था कूलम, तो कूलम कूलम कट गया आंसर किसमें आएगा ग्राम में। और ये पाया गया कितना 9.1 into 10 power minus 28 ग्राम। ठीक, इसी को हम लोग आज के जमाने में क्या लिखते हैं 9.1 into 10 power minus 31 kg भी लिख देते हैं, है ना। तो इस तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया। क्लियर हो गया। हाँ ये नोट कर लो, कोई डाउट तो पूछ लो प्लीज, आस्क एनी डाउट इफ यू हैव। क्योंकि ये थोड़ा, हाँ बोलो क्या डाउट है, कोई डाउट है नहीं। तो लिख लो ये पहले क्या आता है फिर आगे बढ़ते हैं। मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ चार्ज का जो उसने इसने डिराइव करके निकाला होगा ना मिलिकन ने, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे एक एक टर्म क्या मीन कर रहा है वो तो आप फिजिक्स में ढूंढ लेना, मैं लिख दे रहा हूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आया था जब मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया था तब। अब ये कैसे निकाला ये तो आपको फिजिक्स में डेरिवेशन रहेगी। बट आपने पूछा ना क्यू की वैल्यू कैसे निकाल लाता है ना, तो हर चार्ज का कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा, हर ऑयल का कुछ वेलोसिटी होगा जब वो गिर रहा होगा, है या ना। तो वो सारी चीजें इसने, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो चार्ज एक्सलेट होता है तो उसकी वेलोसिटी आ जाती है, एक्सलेशन के कारण क्या आ जाती है वेलोसिटी। तो वो सारे पैरामीटर्स को इस फॉर्मूले में डाला होगा उसने और इसने निकाल लिया होगा। ठीक है, तो ये सब हम डिटेल में नहीं कर रहे, हम जस्ट टोल्ड यू कि किस तरह से उसने सोचा होगा। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट मिटा दें। एक सेकंड आदि पुरुष ये साइड हो गया, लेफ्ट साइड डायग्राम हो गया। तो अब लिखो एनोड रेज। अभी तक हमने क्या देखा कैथोड रेज, हम देखेंगे एनोड रेज। इसको हम लोग कैनाल रेज भी बोलते हैं, कैनाल रेज। इसी को बाद में क्या बोला गया प्रोटॉन्स, बाद में क्या बोला गया प्रोटॉन। इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टाइन ने की थी, गोल्डस्टीन। ठीक है, तो इसने क्या डिस्कवरी करने के लिए क्या सेटअप लगाया, इसने भी कैथोड रे ट्यूब जैसा ही सेटअप लगाया बट थोड़ा उसमें डिफरेंशिएट कर दिया। देखो कैसे,
ये वैक्यूम पंप को जा रहा है, यहाँ पे कैथोड लिया उसने, ये कैथोड है और ये क्या है एनोड, और इस बार जो एनोड सॉरी माय मिस्टेक, ये एनोड यहाँ पे एनोड इस बार रखा और यहाँ पे क्या हुआ कैथोड, परफोरेटेड कैथोड रखा, क्या रखा परफोरेटेड कैथोड, मतलब अरे इस पे गैप्स कर दिए, परफोरेशन मतलब गैप कर देना है ना, प्योर फील्ड जैसे ये देखो ये पूरा दिख रहा है, ये परफोरेटेड नहीं है, ये परफोरेटेड है और इसको कनेक्ट कर दिया, ये कैथोड के नेगेटिव, कैथोड है तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, ये कैथोड था और ये क्या है एनोड है ना, ये साइड ठीक, एनोड पॉजिटिव होता है ना, उसी का उल्टा डायग्राम कर दिया हमने, और बस यहाँ पे कैथोड पे क्या लगा दिया परफोरेटेड कैथोड, और यहाँ पे ये क्या है फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल जैसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दिया, कुछ लगा दिया, मान लो जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी, तो क्या इसने देखा जब इसको सेटअप को लगाया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट की, हाई वोल्टेज डाला, डिस्चार्ज किया, एनोड से इस बार क्या निकली एनोड रेज, इस बार देखा इसने कि ये एनोड रेज निकली, पिछली बार कैथोड से कैथोड रेज निकल रही थी, और ये एनोड रेज क्या हो रहा है परफोरेशन के थ्रू क्या हो रही है, यहाँ पे क्या ग्लो कर रही है, क्या हो रही है ग्लो, ठीक है ना, ये ग्लो कर रहे हैं, तो इसमें भी सब सेम बात है। अब एनोड रेज पॉजिटिव रेज क्यों बोला गया कि इनमें पॉजिटिव चार्ज है, पहला पॉइंट, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पॉजिटिवली चार्ज, कैसे मालूम, जब इनको इलेक्ट्रिक, बिकॉज दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव प्लेट डाल दोगे तो पॉजिटिव उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। दूसरा ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या हो रहे थे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन हो रहे थे, हाँ या ना, इनके पास भी क्या थी काइनेटिक एनर्जी, पोजेस काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ, ये भी प्रोड्यूस क्या करते थे हीट, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, ठीक, और पांचवा, और इनकी जो स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अगर हम बात करें स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एनोड रेज ही हो गया, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, देखो इलेक्ट्रॉन का डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, बट प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स ऑन क्या नेचर ऑफ गैस। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, लो प्रेशर रीजन क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पे हमने कैसा प्रेशर रीजन था, लो प्रेशर रीजन, क्लियर, और इसके अंदर क्या थी गैस। अब हम गैस बदलते जाएंगे तो बताओ चार्ज टू मास रेशियो बदलता जाएगा कि नहीं प्रोटॉन का, विल द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन चेंज जब हम गैस को बदलेंगे, यस, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज फिक्स रहता है, बिकॉज गैस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कोई भी गैस ले लो, बट अगर हमने यहाँ पे अंदर में गैस बदल दी तो बार बार जो QP by MP मतलब ये प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज हो गया, मान लो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो ये क्या वैल्यू है रेशियो, ये क्या बदलता जाएगा, हाँ बदलता जाएगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि नेचर ऑफ गैस पे, तो जैसे जैसे गैस बदलेगी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, वेरी करेगी, डिफरेंट, यहाँ पे कांस्टेंट आ रही थी, ये वैल्यू यानी कि फिक्स आ रही थी, बट यहाँ पे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि चार्ज बाय मास रेशियो चेंज हो रहा था लगातार, जैसे जैसे गैस अंदर डिस्चार्ज में बदल रहे थे, ठीक है, तो मान लो तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एवरेज आउट ले लिया, कि बोला कि भाई एक मान लेते हैं कि भाई यही है, तो इसकी वैल्यू इन्होंने निकाल दी कितनी, 9 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 9.58 into 10 power 4 कूलम पर ग्राम। इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये भी निकाल दिया चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये यहां से आया एनोड रेस में, ये एनोड रेस का हमने क्या निकाल दिया स्पेसिफिक चार्ज, प्रोटॉन बोलो चाहे एनोड रेस बोलो चाहे कैनाल रेस बोलो, ठीक है, क्लियर, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, ये बता देते हैं, नोट कर लो पहले यहां तक कैनाल रेस तक, फिर आगे बढ़ते हैं। QP by MP, वो क्यों है?
हाँ ये QP है, अरे QP अपॉन MP, चार्ज टू मास रेशियो। भाई स्पेसिफिक चार्ज का क्या मतलब है बताओ? स्पेसिफिक चार्ज का क्या मतलब है? चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास इज स्पेसिफिक चार्ज, रट लो। चार्ज अपॉन मास इज, ये रटा होना चाहिए। कोई पूछे स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम पर ग्राम या कूलम पर केजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपने, जैसे कि हमने कूलम पर ग्राम लिया हो। तो ये हो गया, ये वैल्यू निकाली थी इससे एक्सपेरिमेंट से गोल्डस्टाइन ने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे इसका मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन मतलब MP चाहिए, तो कैसे निकाल सकता मैं? MP को ऐसे लिख सकता हूं, QP अपॉन MP, है ना? हाँ। और QP क्या होता है? QP की वैल्यू भी चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है ये हमें पता है ना? जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी होता है, बस प्लस साइन के साथ, है ना? तो बस यहाँ वैल्यू डाल दो, प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 यहाँ से, और ये अपॉन अभी अभी वहां निकाला QP बाय MP, प्लस 9.58 इंटू 10 पावर 4 कूलम पर ग्राम, ये कूलम में था, कूलम कट गया ग्राम में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम, है ना? तो केजी में कर लोगे, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी, देख लेना। तो इसलिए ये वैल्यू आती है। प्रोटॉन का हमने मास इनिशियली बताया भी था, ये होता है, ठीक है, तो रटा होना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास हमने प्रेडिक्ट कर दिया। सर वो फॉर्मूला लगता है क्या? कौन सा गंदा वाला? हाँ। क्यू वाला? नहीं, वो तो समझाने के लिए, वो हमें नहीं, न्यूमेरिकल उस पर नहीं आ सकता, ठीक है। वो तो मैंने बता दिया कि ऐसा होता है कि आपको पता चले कि क्यू, हम अल्टीमेटली क्या निकाल रहे थे मलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, क्यू निकाल रहे थे, चार्ज ऑन एवरी ऑयल ड्रॉप, और जितने भी ऑयल ड्रॉप में चार्ज निकाला बार बार देखा गया वो फंडामेंटल चार्ज के ही इंटीजर मल्टीपल में था। मिटा देंगे? हाँ। तो वो लिख रहा था। कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना बाद में लिख देना। नीति ने बोला कि बंद कर दो, आप मिटा दो, मैंने मिटा दिया, पता नहीं सही किया मैंने, उसके नोट्स ले लेना, सिविल कर लेना। तो क्या शॉपिंग की आपने उस दिन? क्या शॉपिंग किया? अरे वो मिले थे मुझे कहीं, तो क्या लिया? रिसिप्ट के लिए खरीदने गए थे आप भी ने भी उसी में? अब मेरे कोई बोला नहीं, मैं भी, ठीक है। तो डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर कौन आया बताओ? सबसे पहले कौन आया था? डाल्टन ने अपनी एटॉमिक मॉडल दी, फिर किसने दी? थॉमसन देना चाहेगा ना, तो थॉमसन ने अभी अब स्टार्ट किया हुआ है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल का क्या नाम है? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक। क्या बोला? इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। हाँ, हमारे पास नहीं करता, अरे यार, वाटरमेलन। So dear students, we'll be starting with today with थॉमसन मॉडल, ठीक है। तो लिख लो थॉमसन मॉडल। लास्ट टाइम हमारा यहाँ से रह गया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या कौन सा मॉडल है? प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको और क्या बोलेंगे? वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल बोल दो, और कोई नाम? रेजिन पुडिंग, है ना? वाटरमेलन मॉडल या रेजिन पुडिंग एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ऐसे करके और भी नाम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, है ना? चॉकलेट केक विद स्टडेड आलमंड्स, कुछ भी बना, ठीक है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोल लेते हैं इसको। और ये क्या कहता है? ये देखो, इसके हिसाब से एक एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, है ना? इलेक्ट्रॉन्स आर embedded and the net positive charge, total positive charge इस पे is equal to the total negative charge, ठीक है। So क्या कह रहा है?
ये लॉ क्या कहता है? इसका मॉडल क्या कहता है? एटम कंसिस्ट ऑफ क्या? बोलो एक मिनट, पानी नहीं हाँ हाँ, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हाँ, इन विच नेगेटिवली चार्ज, सबको आता है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी आगे पूछते हैं, देखो इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है? नेट ठीक है, एटम इज नेट चार्ज ऑन एटम इज क्या? जीरो, मतलब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना? क्या बोलना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये दो बातें कही। और इसका ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक तो वही है कि भाई ये गलत है, मतलब ये मॉडल ही गलत है। इट विल नॉट एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। व्हाट लॉट ऑफ थिंग्स? अब इलेक्ट्रॉन ऐसे स्टैंडर्ड है तो हो सकता है इनमें रिपल्शन हो आपस में, उनकी स्पेसिंग के बारे में बात नहीं हुई, और भी बहुत सी चीजें हो सकती है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो बात, बट थॉमसन एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये हो गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एनी डाउट? नो, आगे बढ़े, ठीक है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल बहुत ही इजी है। अब नेक्स्ट कौन सा क्या पढ़ाया था मैं? क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फिर रदरफोर्ड आया, है ना? और रदरफोर्ड ने पहला, देखते हैं क्या कहता है। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पहले तो रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। मॉडल देने से पहले वाह, जीनियस, यूजिंग गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, है ना? ठीक है। देखो इसने क्या किया, मैंने बताया था, एक यूरेनियम का ब्लॉक ले लिया है ना, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये क्या है? रेडियो एक्टिव। और इससे क्या निकाला उसने? स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ पे हमने लेड ब्लॉक्स लगा रखे हैं ना, कॉलीमेटर भी बोलते हैं, लेड ब्लॉक्स। और ये क्या है? अल्फा पार्टिकल को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, क्या? यहाँ पे एक टारगेट पे। किस टारगेट पे? कोई भी एटम का थिन शीट। स्पेसिफिकली उसने क्या लिया? गोल्ड लिया। हम कोई भी एटम ले सकते हैं, उसने क्या लिया? थिन गोल्ड फॉइल। और थिन गोल्ड फॉइल पे किसको बॉम्बार्डमेंट कराया? किसका? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, बताया था। हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, He42 जो है, ऐसे लिखते हैं आप। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे मैं पहले ही बता दूं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन, या 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। पक्का समझ में आ गया? नहीं डाउट? नो। चलो यहाँ पे आओ। तो जब अल्फा पार्टिकल इस पे किसी वेलोसिटी से स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए, तो कुछ ऐसे पाया गया इसके थ्रू डायरेक्टली पास कर गया अनडिविएटेड, कुछ बेंड हो गया किसी एंगल पे। यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगा रखी है, फोटोग्राफिक प्लेट, है ना? यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? देखो, है ना? किसका? फोटोग्राफिक प्लेट है ये। और इस पे हम लोग के क्या हो रहा है? स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हमें पता चल जा रहा है ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल जा रहा है ये ऐसे भी कुछ जा रहे थे, कुछ ऐसे, और कुछ क्या हो रहे थे? एकदम ऐसे आके ऐसे रिबाउंड कर जा रहे थे। क्या हो रहे थे? कुछ रिबाउंड कर जा रहे थे। एनी डाउट? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अब क्या हो रहा था बताओ? यानी कि इसने ये ऑब्जर्व किया ऐसी चीजें। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी बताओ? रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशन देखते हैं। रदरफोर्ड्स क्या ऑब्जर्वेशन, क्या बताओ? पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिविएटेड। वेरी गुड, पास अनडिविएटेड मतलब वो मुड़े नहीं कहीं, सॉरी, अनडिविएटेड मतलब वो सीधे चले गए, है ना? स्ट्राइक यहाँ पे करा, मतलब 0 डिग्री पे, है ना? और फिर कुछ 60 डिग्री पे, कुछ 120 डिग्री पे, और यहाँ पे रिबाउंड में क्या हो गया? 180 डिग्री, है ना? सेकंड क्या है? मोस्ट के बाद सम डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल, है ना? सम डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल लेस देन 180 डिग्री। और तीसरा फ्यू बाउंस बैक। और बाउंस बैक मतलब रिबाउंड, और रिबाउंड बैक मतलब थीटा कितना हो गया? एनी डाउट? ठीक है। तो ये सारी बातें हमने देखी है ऑलरेडी। अब देखो नेक्स्ट, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में ये ऑब्जर्वेशन थी, है ना? एनी डाउट? क्यों? और क्या बोला इसने बताओ? फिर इसने अब ये एक्साइट हो गया, इसने बोला चलो इतनी बातें कर ली, तो अब मैं
क्या करता हूँ, मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया है, अब मैं इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या करता हूँ, अपना मॉडल दे देता हूँ। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल है ना, उसने अपना मॉडल दे दिया न्यूक्लियस के लिए। क्या बोला पहला, बताओ। गोल्ड फॉइल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। गोल्ड फॉइल नहीं, एटम। पता नहीं कहाँ है, एटम कंसिस्ट ऑफ क्या, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। डेंस न्यूक्लियस, ठीक है। डेंस मतलब एटम की मैक्सिमम डेंसिटी न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। सेकंड क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड हाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड क्या, न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब सुनो मेरी बात, अगर कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी तो वो एक्सेलरेशन होगा उसमें। देयरफॉर दे पोजेस क्या, दे पोजेस, these electrons possess acceleration, है ना। ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से तो एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस एक्सेलरेट होता रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हो रहा है, सो इट पोजेस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के कारण फिर थर्ड क्या, टोटल नेगेटिव चार्ज। हाँ, टोटल नेगेटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, ये इसने बोला। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज यस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज मच लेस देन वॉल्यूम ऑफ एटम। ये बात भी मैंने बताई थी पहले, मतलब बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द एटम, इसका क्या मतलब हुआ, मोस्ट ऑफ स्पेस। एटम इज एम्प्टी स्पेस। वाह, वेरी गुड, क्या रिस्पॉन्सिव क्लास है, ब्यूटीफुल। आगे भी ऐसे रिस्पॉन्स देना, वेरी नाइस। तो अब देखो नेक्स्ट, मिटा दे ये। तो ये सारी बातें कही इसने, अल्फा पार्टिकल फेंके, कुछ अनडिविएटेड गए, कुछ हल्के से एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ रिबाउंड करके, उससे इसने ये कंक्लूड किया, ये सारी बातें। अब ये कैसे कंक्लूड किया होगा, देखो जब ये कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूक्लियस होगा ना गोल्ड का, ऐसे ढेर सारे बिलियंस ऑफ न्यूक्लियस होंगे ना, छोटे छोटे, ये तो मैंने बड़ा करके बताया, ऐसे छोटे छोटे। तो जो न्यूक्लियस के सामने आ रहे होंगे वो तो रिबाउंड हो रहे होंगे एकदम एग्जैक्ट उसी एक्सिस पे, और जो हल्के से एक्सिस से अलग होंगे वही सब डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि रिपल्शन हो रहा होगा ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस है, और ये जो गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस था है ना, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा ना। तो इसके कारण जैसे ही इसके पास जा रहा था ऐसे डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। इम्पैक्ट पैरामीटर हमारे सिलेबस में अभी केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में है, आप लोग क्या फिजिक्स में पढ़ोगे इम्पैक्ट पैरामीटर वगैरह, वो मैं नहीं बता रहा अभी, ठीक है। cos थीटा b, ये सब आपको आगे आएगा। अब देखो हुआ क्या, यहां तक हो गया, क्यों एनी डाउट। तो देखो ये जैसे मान लेते हैं ये अल्फा पार्टिकल था, क्या था ये, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल जब ये ऐसे जा रहा था किसके अलाउंग, गोल्ड फॉइल के, ये जो एट न्यूक्लियस मान लेते हैं उसके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलाउंग जा रहा था, तो क्या होगा, ये रिबाउंड होगा कि नहीं, होना चाहिए ना भाई। ये इधर इसकी वेलोसिटी मान लो v अल्फा है और इसका मास m अल्फा है, तो इधर जा रहा था, तो ये यहां तक पहुंचेगा किसी दूरी तक, फिर रुक जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना। क्यों कम होगी स्पीड, बताओ, क्योंकि रिपल्शन हो रहा होगा, पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल करेगा, है ना। अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियस ओनली, तो इसको इससे रिपल्शन मिलने लगेगा और एक समय आगे इसकी स्पीड इसको क्या हो जाएगी, रुक जाएगी यहाँ। तो जहां पे ये रुका है, यहां से इस न्यूक्लियस की दूरी जो है, इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, डी इज कॉल्ड, हाँ, डी इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और हमें ये इस पे जेई एडवांस में न्यूमेरिकल आ चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या है देखते हैं। इसी की डेरिवेशन अब हम देखने आ रहे हैं, हाउ टू डिराइव द डिस्टेंस ऑफ क्या, क्लोजेस्ट अप्रोच, इसकी डेरिवेशन देखने आ रहे हैं कि कितनी दूरी पे ये रुकेगा, बोलेगा एट व्हाट डिस्टेंस इट स्टॉप फ्रॉम दिस, है ना। तो कैसे, तो मान लो ये कोई हमारे सिलेबस में तो हमने रदरफोर्ड ने जो किया वो तो गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस था ये, बट हमारे कोई भी न्यूक्लियस होगा तो उसका एटॉमिक नंबर Z मान लें, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Z into E, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नेट चार्ज, Q इक्वल टू N लिखते थे ना। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में सेम होते हैं, इसलिए हमने Z लिख दिया। प्रोटॉन Z क्या होता है, प्रोटॉन नंबर ना, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं, इसलिए Q इक्वल टू Ze भी लिख सकते हैं। अब देखो इधर, तो चार्ज इस पे Ze था, इस पे कितना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल, बताओ, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया ना अभी, अल्फा पार्टिकल में चार्ज यही होता है ना, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज, मास चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है मैग्नीट्यूड वाइज, क्लियर। तो 2e था और इस पे कितना चार्ज था, जो भी न्यूक्लियस था, Ze, ठीक है। अब बताओ इन दोनों के बीच में फिजिक्स में क्या होता है, आपको आगे पढ़ाया जाएगा क्लास 12 में, काइनेटिक एनर्जी दी जाती है हाफ mv² से, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी u है, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है, k इनटू
क्या Q1 Q2 by R. R is the distance between the charges. Q1 Q2 क्या है? दो चार्जेस Q1 Q2 जिन पे सेपरेशन क्या था R. तो ये फॉर्मूला हो जाता था पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है? तो यहाँ पे Q1 क्या है बताओ? ये 2E और Q2 क्या है? ZE. ये रट लेना, ठीक है? और D कितना है? जहां पे आके रुका होगा, ये क्या है? D, है ना? अब देखो मेरी बात, पहले अब हम एकदम शुरू से कर रहे हैं केस 1. केस 1 है जब यहाँ पे था अल्फा पार्टिकल, तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, हाँ या ना? क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था पहले. क्या पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी? जीरो. क्यों? देखते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने क्या बताया था? ये. और पोटेंशियल एनर्जी ये ui लिख देता हूं. पोटेंशियल एनर्जी ui जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो. क्यों? क्योंकि यहां से अल्फा पार्ट, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? x मान, ये यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? इंफिनिटी. कहां से कहां तक का? यहां तक का. बताओ क्यों? क्योंकि ये तो गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस के एटम के अंदर, मतलब गोल्ड फॉइल के एटम के अंदर है ना, और एटम के अंदर अगर कोई चीज है उससे ये डिस्टेंस भी इंफिनिटी है, क्योंकि बहुत छोटा होता है एटम, 10 पावर -15 के ऑर्डर का, है ना? समझ रहे? तो 10 पावर -10 के ऑर्डर का अगर कोई चीज है, -15 के ऑर्डर की कोई चीज है, उससे ये डिस्टेंस, ये तो मतलब मान लो ये कुछ 100 सेंटीमीटर है मान लो, तो 100 सेंटीमीटर इज सो मच मोर देन 10 पावर -15, राइट? तो ये इनफिनिट डिस्टेंस हो गई नहीं इसके लिए, यानी कि इसके लिए कोई भी डिस्टेंस इसके बाहर क्या है? इंफिनिटी पे. तो यहां जब r की जगह तुम यानी कि इनिशियल इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे r क्या है? इंफिनिटी. इन दोनों के बीच चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या है? r इंफिनिटी. इंफिनिटी डालोगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो. तो इसीलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो. यानी कि इनिशियल एनर्जी का डेटा मिल गया इस पॉइंट पे. अब हम आते हैं इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो. क्यों? क्योंकि यहां आते आते स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन होते होते रुका होगा ना, क्योंकि इसके आगे और नहीं जा पा रहा. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन लग रहा है यहां पे. इस पॉइंट पे क्या है? पॉइंट ऑफ क्या है? मैक्सिमम रिपल्शन, है ना? तो यहां पे रुक जाएगा ना मैक्सिमम रिपल्शन, मतलब अब और आगे नहीं जा सकता. पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिपल्शन. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? के Q1 कितना है? 2E. Q2 कितना है? ZE अपॉन R. R कितना है? D. इन दोनों के बीच जब ये यहां आ जाएगा तो यहां से यहां की दूरी कितनी है? D. समझ में आ रही बात? तो ये फाइनल का डेटा हो गया, फाइनल एनर्जी, नेट एनर्जी फाइनल. तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी टोटल एनर्जी फाइनल. ठीक है? टोटल एनर्जी क्या? इनिशियल, मतलब सब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे. ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? इनिशियल टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी. So that is kinetic energy plus potential energy initial should be equal to kinetic energy final plus potential energy final. Initial kinetic energy कितनी थी? हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, है ना? potential energy initial कितनी थी? जीरो. और kinetic energy final कितनी है? जीरो. और potential energy final कितनी है? k 2e ze by d. तो इससे हम d निकाल लेंगे, therefore d आ जाएगा कितना? d आ जाएगा, इधर जब आएगा तो 2 और ये 2 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा ना. 2 उधर जाएगा तो 4 k 4 इंटू के ZE स्क्वायर अपॉन क्या? m अल्फा v अल्फा स्क्वायर. देखो ये आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा बताओ, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए E क्या है? कांस्टेंट. किसी एटम की बात करें जिसमें वो स्ट्राइक होने वाला अल्फा पार्टिकल जिसकी तरफ जा रहा था, उसका Z भी तो सेम ही रहेगा ना, फिक्स. K तो वैसे भी कांस्टेंट होता है. ठीक है? K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10 पावर 9. ठीक है? ये रट लेना. ठीक है? ये K की वैल्यू होती है. और यहाँ पे M तो कांस्टेंट होगा अल्फा पार्टिकल का. तो D किसके प्रोपोर्शनल हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं? V इन स्क्वायर, है ना? वेलोसिटी के स्क्वायर. जो भी पार्टिकल है, अभी हमारे केस में क्या है? अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया. हम यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकते थे ना, तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी वहां. तो इन जनरल हम बोल सकते हैं द D, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच is inversely proportional to the square of velocity of the particle at which it is projected. ठीक है? अब सुनो, अगर यहाँ प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन में बस चार्ज क्या हो जाता? E. क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज क्या, या Q अल्फा 2 है ना, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर. तो यहाँ बस हम अंतर, बाकी सब सेम रहता है. यहाँ पे क्या डाल देते हैं? E. 2E की जगह E डाल देना. तो यहाँ पे आंसर में भी 2 आ जाता बस, है ना? क्लियर? तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. ये पॉइंट ऑफ मिनिमम रिपल्शन भी बोल सकते हैं. बोलेंगे व्हाट
what is the closest it can go so that there is maximum repulsion, minimum नहीं maximum repulsion. तो ये क्या है, distance of closest approach बोलो या distance at which maximum repulsion is experienced. Distance of closest approach, हमें इसका फॉर्मूला एडवांस में आ चुका है, ये निकालने के लिए. Distance of closest approach रदरफोर्ड मॉडल से आया था, सो नोट कर लो ये. ठीक, नोट करो. अब हम चलते हैं क्या, ड्रॉबैक्स बताए थे नहीं, तो ड्रॉबैक्स देखो. हाँ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना. क्वेश्चन करेंगे तो आपको फील आ जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो आप. मिटा लो, ये मिटा दो पूरा. नहीं, मेहनत करिए, क्वेश्चन मिटवा लो. तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन जो देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे मान लो ऐसा आ जाए. क्वेश्चन इज, इफ अल्फा पार्टिकल, ये बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन हो सकता है इसका. इफ अल्फा पार्टिकल विद स्पीड v नॉट इज प्रोजेक्टेड, हाँ क्या हो गया, फ्रॉम इंफिनिटी. अच्छा ये लिखा था. अब आंसर नहीं लिखा ना, तो तुम बताओगे आंसर. मैं नहीं बताऊंगा यार. फ्रॉम इंफिनिटी एंड इट अप्रोचेस क्या, अप टू r डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई. फ्रॉम न्यूक्लियाई मतलब किसी का भी न्यूक्लियाई, गोल्ड का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है. फ्रॉम न्यूक्लियाई, देन द स्पीड of alpha particle which approaches 2r distance from the nuclei will be चार ऑप्शन है. रूट v नॉट, 2 v नॉट, रूट 2 v नॉट, v नॉट बाय रूट 2, 2 v नॉट बाय 2. ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया इनिशियली, मतलब जब अल्फा पार्टिकल था कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, v नॉट से, और इनफिनिटी, और जब ये इनफिनिटी पे था ऑब्वियसली, मतलब बहुत दूर था ये न्यूक्लियस से, किसी गोल्ड के न्यूक्लियस से. ठीक है, ये इनफिनिटी पे था पहले. एंड इट अप्रोचेस टू अ डिस्टेंस r. देखो यहाँ पे जब पहुंचा तो ये जो है r दूरी तक पहुंचा, किससे, न्यूक्लियस से, यानी कि r दूरी तक पहुंचा न्यूक्लियस से, है ना. देन द स्पीड, तो बोला है जब v नॉट वेलोसिटी थी इनिशियली, तो डिस्टेंस कहां तक पहुंचा वो, r. तो सेकंड केस में क्या बोले, यानी कि बोले जब v नॉट वेलोसिटी थी तो डिस्टेंस r तक पहुंचा, तो अगर 2v नॉट हो जाए, नहीं, अगर ये 2r तक पहुंचाना है इसको, अगर हम चाहते हैं ये कहां तक पहुंचे, 2r डिस्टेंस तक, तो कितनी वेलोसिटी इसकी रही होगी, है ना. इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, ये तो पूछा है. तो बहुत आसान है, ये फॉर्म रिलेशन बताया आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, d1 by d2 शुड बी इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर, इस रिलेशन से, है ना. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, यही तो होगा. तो हम क्या करेंगे, d1 क्या है बताओ, r. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब r था तो वेलोसिटी क्या थी, v नॉट. तो यानी कि d1 की जगह क्या डालेंगे, r, और वेलोसिटी v1 की जगह क्या डालेंगे, v नॉट स्क्वायर. v नॉट v1 स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया, v नॉट स्क्वायर, देख लो यहाँ पे. और d2 क्या है, 2r. जब 2r हुआ मतलब सेकंड केस में, यानी कि यहाँ अपॉन 2r किया, तो v निकालना है ना, तो ये v स्क्वायर निकालना है, मतलब v निकालना है अपने को. बेसिकली व्हाट यू वांट टू फाइंड, v, बिकॉज़ उस समय v हो गया, जब ये 2r हुआ डिस्टेंस, तो ये v हो गया, तो हमें v तो निकालना है. तो बस डिवाइड कर दो, काट पीट के देख लो क्या आ जाता है. r r कट गया, 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर बाय v नॉट स्क्वायर, यानी कि इससे क्या मिल गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाय 2. देयरफॉर v कितना आ गया, रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर बाय 2
इसका मतलब हो गया v नॉट बाय रूट 2, हाँ या ना? हाँ ऐसा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? इजी, तो बहुत ही आसान है डिस्टेंस और क्लोजेस्ट अप्रोच पे। रीति समझ में आएगा? पक्का, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दिस। फिर हम चलते हैं ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक्स थे हमारे रदरफोर्ड मॉडल के? ड्रॉबैक्स देख लेते हैं आप। क्यों ये मॉडल फेल हो गया? डीमेरिट क्या थे? एक लौता बड़ा डीमेरिट था इसका कि मैक्सवेल के मॉडल के साथ, मैक्सवेल का जो लॉ था उसके साथ इनकंसिस्टेंट था। मैक्सवेल थ्योरी जो थी उसके साथ ये तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ, देखो एक मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम देखते हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्यों फेल हुआ ये मॉडल? तो देखो पहले हम समझ लें मैक्सवेल मॉडल क्या था। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कहती है? मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की? क्या कि मूविंग चार्ज पार्टिकल यानी कि एक्सीलरेटेड पार्टिकल एमिट्स क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या? रेडिएशन। समझ में आया? ये कहती है कौन सी थ्योरी? मैक्सवेल की, ठीक है, उस जमाने में, ठीक है। मैक्सवेल की ये थ्योरी है कि प्रोड्यूसेस या एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट रदरफोर्ड के हिसाब से अब बताओ, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि नहीं उसके मॉडल के हिसाब से? उसने बोला था फिक्स स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स, हाँ या ना? रदरफोर्ड ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। तो जब ये फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा तो एक्सीलरेशन होगा, हाँ या ना? एक्सीलरेशन होगा तो एनर्जी एमिट करेगा, पता है ना? वही तो कह रहा है। क्यों? मैक्सवेल के हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर एक्सीलरेट हो रहा है ये मूविंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है? मूविंग चार्ज पार्टिकल, और सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेट कर रहा है तो उसको एनर्जी लूज करना चाहिए कि नहीं? और लूज करेगा तो धीरे धीरे क्या होना चाहिए? जब लूज कर रहा है, मूव करते हैं, तो ये स्पाइरल इनटू द, धीरे धीरे लड़ जाना चाहिए न्यूक्लियस में आके, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है ना? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन तो है, और ये मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से इसको लड़ जाना चाहिए, पर ऐसा होता है क्या? तो रदरफोर्ड ये फैक्ट नहीं बता पा रहा था कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसने बोल दिया स्टेशनरी ऑर्बिट में ठीक है, बट ये मैक्सवेल की थ्योरी के साथ वो कोहेरेंट नहीं था, ठीक है। सो दिस वाज द ड्रॉबैक। गॉट इट? क्या ड्रॉबैक था? लिखवाऊं मैं ड्रॉबैक? लिखवाऊं? अरे यार ऐसे आप ही बोल रहे हो, ठीक है, लिखो। हिज थ्योरी, रदरफोर्ड्स थ्योरी वाज क्या मॉडल, सॉरी, हिज मॉडल, हिज मतलब रदरफोर्ड, है ना? रदरफोर्ड मॉडल वाज consistent with Maxwell theory and could not explain stability of new atom, and it could not explain stability of nucleus या एटम, है ना? स्टेबल क्यों है एटम? ये तो अनस्टेबल हो जाना चाहिए था, है ना? एक्सीलरेशन के कारण लड़ जाना चाहिए था उसको, बट फिर भी ये स्टेबल है ना? तो मैक्सवेल की थ्योरी कह रही है भाई इसको तो बर्बाद हो जाना चाहिए था, पर बर्बाद नहीं हुआ। क्लियर हो गई बात? तो यही है रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्यों ये स्टेबल है अभी भी। मैक्सवेल कह रहा है कि भाई अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं दे पाया रदरफोर्ड। क्लियर हुआ? तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक हो गया, नोट कर लो। हटा दे। अच्छा मैंने वो बताना था ना, क्या? डिस्कवरी ऑफ, बताया सर आपने। हाँ तो फिर बताना है ना। मैं एक चीज छूट गया था, मैंने बताया था प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं बताई थी, तो लिख लो डिस्कवरी ऑफ क्या? न्यूट्रॉन। चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक। ये छूट गया था अपना, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, इसने पोलोनियम सोर्स लिया और उससे क्या एमिट हो रहा था बताओ? अल्फा पार्टिकल। और इस अल्फा पार्टिकल को किससे बॉम्बार्ड करा दिया? बेरिलियम न्यूक्लियस से, है ना? तो बेरिलियम से जब इसको रिएक्शन कराई अल्फा पार्टिकल की, मतलब हीलियम 42, ऐसे लिख देता हूं, हीलियम 42, तो क्या हो गया? क्या बन गया? कार्बन बन गया 12 और 6, कार्बन 12 6 बना, और साथ में न्यूट्रॉन एमिट हो गया। न्यूट्रॉन एमिट हो गया। तो ये रिएक्शन से हमें क्या पता चला?
ये देखो यही तो होगा कि डिस्कवर कर लिया ना न्यूट्रॉन। देखो ऐड करके देख लो 9 + 4 13, इधर भी 12 + 1 13, 4 + 2 6, 6 + 0 6 है ना। न्यूट्रॉन का ये क्या है, मास, ये क्या है रिलेटिव चार्ज, ये क्या है रिलेटिव मास, ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है इजी। बस ये नोट कर लो, यही है हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं इसे। ये हमारा बेसिकली ट्रांसम्यूटेशन होता है। ठीक है, अब आ जाओ रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहते हैं। देखो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या एमिट करता था, बोलो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ रेडिएशन। हाँ, अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये मूविंग हम पढ़ने आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, तो मूविंग एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, पहले ये लिख लो, ईएम रेडिएशन में क्या हो रहा है, हमने आपको ये बताया भी था कि कोई भी चार्ज मूव करेगा तो उसमें ऑल्टरनेटिंग ये होगी और एमिट्स प्रोड्यूसेस मतलब वही ट्रांसमिट कर रहा है, एंड दीज आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, दीज आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्या, ईएम वेव्स या ईएम रेडिएशन, ईएम वेव्स या ईएम रेडिएशन। जनरली ऐसा पाया गया कि ईएम वेव्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, किससे, वेलोसिटी इनकी किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट की, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, यानी कि इतनी स्पीड से ईएम वेव या रेडिएशन, बेसिकली सबसे कॉमन एग्जांपल लाइट इज ईएम, बताया था ना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸, इसलिए बोला जाता है जितने भी ईएम रेडिएशन है सबकी स्पीड इतनी होगी। तो देखो जैसे मान लो ईएम इधर जा रही है, अब इसका 3D डायग्राम है, मैं ऐसे शॉर्ट में समझना, इधर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये क्या कर रहा है, इसका एक पल्स ऐसे जा रहा है ना, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का इस प्लेन में जा रहा है, समझ रहे हो सर? हाँ बोलो क्या लिखा है? क्या, ईएम क्या वेव्स है क्या? हाँ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन एक ही बात है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट किधर है, ऐसे वर्टिकल वाला है ना, और आप ये मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के अलावा ऐसे हमने बनाया हुआ है ना, तो ये पल्सेटिंग ईएम वेव है, मतलब ऑल्टरनेटिंग, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनोसाइडल, मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसाइडल फेज में, और ये जो ट्रांसमिट हो रहा है इसी को बोलते हैं क्या, ईएम वेव। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है कोई यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है, क्लियर, तो बस ये नोट कर लो। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इसमें ज्यादा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, तो ईएम वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बताओ, या कोई भी ईएम वेव छोड़ो, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पहले। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी वेव है, अगर सिंपल वेव ले लें तो इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो इसमें एक चीज होती है इसका एम्पलीट्यूड, ये जो है यहां से यहां डिस्टेंस होती है, मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन। सो ये क्या है, वेव एम्पलीट्यूड। वेव एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट मीन पोजीशन, है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट क्या मीन पोजीशन, ये हमने पढ़ा हुआ है, आपने फिजिक्स में पढ़ोगे, अबाउट मीन पोजीशन, है ना।
SHM वगैरह में आपके आएगा काफी। सो ये एम्पलीट्यूड, वेव एम्पलीट्यूड क्या होती है, ये ए, मतलब यहाँ से यहाँ, ये भी वेव एम्पलीट्यूड यहाँ से नीचे में भी चले जाओ, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको क्रेस्ट, जो लोअर मोस्ट यहाँ पे बॉटम मोस्ट है ये ट्रफ। ठीक, कितनी वेव्स हैं यहाँ से यहाँ तक? यहाँ पे मैंने डायग्राम में कितनी बनाई, 2 वेव। कैसे? एक वेव यहाँ से यहाँ एक साइकिल मानते हैं, ये एक साइकिल या एक वेव है, यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरी वेव यहाँ से यहाँ तक है ना, ठीक है। और मान लो ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो v क्या माना जाएगा, वेव वेलोसिटी, v को बोलेंगे वेव वेलोसिटी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, c के बराबर, और c क्या होता है 3 × 10⁸। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता तो इसकी स्पीड कितनी होती, 3 × 10⁸। ये तो मैं जब नॉर्मल वेव की बात कर रहा हूँ। और वेव वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ये तो पता ही, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है। और वेव की वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यहाँ पे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट वेव्स पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड या सिंपली पर सेकंड या फिर हर्ट्ज, हर्ट्ज भी बोलते हैं। 1 हर्ट्ज इज 1 सेकंड, 1 पर सेकंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होगी, और वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ लैम्डा होगी। वेवलेंथ की यूनिट क्या है, अरे यूनिट क्या, मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, है ना, या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। वेवलेंथ की यूनिट हो गई। तो वेवलेंथ है क्या, और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी, अच्छा ओके ओके, लिख लो पहले। अबाउट मेन पोजीशन है ना, यहाँ लिखा है वेव एम्पलीट्यूड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट मेन पोजीशन। v क्या है, वेव वेलोसिटी, v का फार्मूला बता दिया, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ वेव्स और साइकिल्स पर सेकंड, और साइकिल्स परफॉर्म्ड पर सेकंड, इसी को हर्ट्ज बोल दिया। और वेवलेंथ मैं लिख रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, चलो लिख यहाँ लिख देता हूँ। वेवलेंथ की डेफिनेशन लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests और ट्रफ is called wavelength। नोट करो सब बुकिश डेफिनेशन। हाँ बोलो सर, रिवीजन देख सकते हैं, कौन सा रिवीजन, रिवीजन वीडियो देख लो, रिवीजन है तुम्हारा, तुम्हें देखना कर जाएगा, तो बहुत बड़ा है वो, मैं दोबारा रिवीजन लूंगा उसके बाद 3-4 लेक्चर चलेगा वो रिवीजन लेंगे। तो कोई नहीं, ऑनलाइन यूट्यूब पे देखो ना, मेरा ये चैनल पे हमारे अपलोड हो रहा है ना, तुम सारे वीडियोस ऑनलाइन देखो ना, फिर से रिवीजन क्या मतलब, रिवीजन लेना होता तो रिकॉर्ड क्यों करते हो? आपने जो लिंक भेजा उसको क्या, हाँ वो अभी तक खोला नहीं, बहुत अच्छा लगा, नहीं बहुत अच्छा लगा सर। तो उसमें सब लेक्चर्स देखे कि उसमें से फर्स्ट वाला देखा? अरे सिर्फ मैंने जो भेजा वो, और फिर हमारे चैनल पे देखो ना। सर, कल न्यूमेरिकल वगैरह सब आने वाले की थ्योरी के भी एमसीक्यूज हैं, सब रहेगा सब। सर थियरी है, हाँ है ना, नहीं एमसीक्यू, अरे अरे एमसीक्यू, अरे हाँ चलेगा सर OMR फीस होंगे क्या? हाँ? तुमने फीस कितनी भरी है ये बताओ? 2000 रुपए तुमने साल भर की फीस भरी, सर आपके लिए 2000 है और चाहिए 10,000 से, बोलो ऐसे हो पाएगा क्या, हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे गरीब लोग? 3 फोन लेके सर एक का आईफोन आ सकते हो। क्या बोलना तुम लोग, क्या बोलना चाह रहे हो? पता नहीं, सुनाई नहीं दे रहा मुझे।
एक और टर्म देखो। अच्छा पहले आप समझ लेते हैं ना, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड क्या हो गया। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे बना देते हैं ना, हमने यहाँ पे ऐसे बनाया यहाँ, और ये सीधी लाइन है ना, ये रेफरेंस लाइन है, मीन है, और एक और वेव बनाई ऐसे। बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्यों बोल रहे हो तुम ज्यादा? मान लो अगर यहाँ से यहाँ 1 सेकंड मान लिया जाए तो यहाँ कितनी वेव्स आ रही हैं 1 सेकंड में? 1 2 3 और 4 वेव आ रही है ना पर सेकंड। बट यहीं पे अगर इसको एक्सटेंड कर दें तो यहाँ कितनी वेव आ रही है पर सेकंड? 1.5। तो यहाँ 1.5 हर्ट्ज हो गई फ्रीक्वेंसी, और यहाँ 4 हर्ट्ज है ना, मतलब 4 वेव्स पर सेकंड। यहाँ 1.5 वेव्स पर सेकंड। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी। अच्छा बताओ फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम टू कॉन्सेक्यूटिव, ये क्रेस्ट, दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो दूरी है वेवलेंथ, या 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच में, हाँ या ना? तो बताओ किसमें वेवलेंथ ज्यादा है? इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है? फर्स्ट वाली, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो वेवलेंथ क्या थी? है ना। और ये तो वाइस वर्सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जब वेलोसिटी क्या हो? दोनों केस में अगर वेलोसिटी सेम हुई, अगर दोनों इस वेव की और इस वेव की वेलोसिटी सेम हुई तो हम बोलेंगे कि फिर ये रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, और v कांस्टेंट हो गया तो हम मैथ्स में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अगर v कांस्टेंट हो गई। यानी कि बताओ किसके लिए v हमेशा कांस्टेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों? c v किसके बराबर हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के? c तो कांस्टेंट होता है ना, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है। देयरफॉर फॉर EM वेव हमेशा, EM वेव में हमेशा रूल बना लो, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है? क्लियर? अब सुनो, तो ये वेवलेंथ समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। अब एक नया नंबर है, क्या? वेव नंबर। इसको फ्रीक्वेंसी के ऊपर जैसे बनाते हो ना सिंबल, इसी के ऊपर यहाँ पे डैश लगा दो तो वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर का फॉर्मूला लिख लो 1 बाय लैम्डा। और अगर ये वेव नंबर का फॉर्मूला है तो इसकी यूनिट क्या होगी? पर मीटर या पर सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। वेव नंबर की यूनिट क्या होगी? पर मीटर या कुछ परसेंट, क्योंकि उल्टा है वेवलेंथ का। ठीक है? तो वेव नंबर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ वेव साइकिल्स इन 1 मीटर। क्या बोला हमने? व्हाट इज वेव नंबर? नंबर ऑफ वेव साइकिल्स, मतलब 1 कंप्लीट वेव साइकिल इन 1 मीटर या पर यूनिट डिस्टेंस, है ना? क्लियर? तो लिख लेना नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट पर मीटर। ये मिटा दें, ये हो गया। तो ऐसे सोचो, सोचने का तरीका देखो। लैम्डा इज द डिस्टेंस, है ना? लैम्डा इज द डिस्टेंस फॉर हाउ मेनी वेव? लैम्डा इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हाउ मेनी वेव? 1 वेव। 1 वेव ना। अरे ये देखो ना, लैम्डा क्या होता था? देखो इधर, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है? लैम्डा। तो अगर मैं इसी लाइन ऐसे उठा के यहां शिफ्ट कर दूं तो ये यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब ये लैम्डा ये भी तो हो जाएगा। मैंने बस शिफ्ट कर दिया इक्वली। ये भी लैम्डा, एक साइकिल की कवर करने में जो डिस्टेंस है वो क्या है? लैम्डा। क्लियर हो गया? तो लैम्डा इज द डिस्टेंस फॉर 1 वेव या 1 साइकिल। देयरफॉर 1 इज द डिस्टेंस फॉर हाउ मेनी वेव्स? 1 बाय लैम्डा वेव, हाँ या ना? यानी कि पर यूनिट डिस्टेंस कितनी वेव्स हैं? वही तो है वेव नंबर, है ना? वेव नंबर समझ में आया? पर यूनिट डिस्टेंस, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, ऐसा सोच सकते हो। अच्छा लैम्डा का क्या मतलब हुआ? अगर हम सर्किल के टर्म में बात करेंगे, देखो ये वेव है, हमने देखो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां से स्टार्ट करती है, ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट किया, जब हम यहां तक गए, देखो यहां तक, तो यहां से यहां हम सर्किल ऐसे बनाते हैं ना। फिर हमने यहां से यहां गए तो एक और आधा और कंप्लीट किया हमने, फिर यहां से यहां गए तो आधा और कंप्लीट
ऑर्बिट के ऐसे इमेजिन करोगे तुम, और यहाँ से यहाँ जब गए तब एक साइकिल कंप्लीट हुई है ना, इसलिए हम बोले इसको एक साइकिल, समझ में आया, क्योंकि एक सर्किल की साइकिल है ना। तो बताओ एक साइकिल में लैम्डा जब कवर डिस्टेंस हुआ तो सर्किल फॉर्म में 2 पाई रेडियन एंगल स्वीप किया इसने, है ना। अगर इस पॉइंट के अबाउट देखें तो पूरा घूम गया 360 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन हो गया ना। तो 2 पाई रेडियंस इज द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा डिस्टेंस, लैम्डा है ना ये पूरा। सो 1 विल बी, या ऐसे उल्टा देख लो, लैम्डा जब ये लैम्डा, ये देखो ना यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है लैम्डा, यानी कि एक पूरे साइकिल में कितना हुआ कवर लैम्डा, तो 2 पाई सर्कमफेरेंस, इसी को हम सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं कि नहीं। सर्कमफेरेंस क्या होता था 2 पाई आर, और 2 पाई आर किसके बराबर आ रहा है लैम्डा, समझ रहे हैं आप? अच्छा एक और बार ये स्वीप करेगा तो क्या होगा 1 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे n लैम्डा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बस एक सोच रखना दिमाग में, बस आगे कहीं यूज हो सकती है कि इसको इससे रिलेट करके सोचना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ तक कुछ नोट करना है कर लो, फिर आगे बढ़े, देख लो आपको कुछ नोट करना है नहीं, आगे बढ़े। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है। अब देखो तो इस पे स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस, फिर खत्म आज का लेक्चर। देखो अब यहां रखना, ईएम वेव की बात करते हैं, किसकी बात करने आ रहे बोलो, ईएम वेव स्पेक्ट्रम, मतलब पूरा जो ईएम वेव किससे कंसिस्ट ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स, है ना। स्पेक्ट्रम है पूरा ईएम वेव का, वो कितने चीजों से बना है देखो। पहले आती है रेडियो वेव, क्या बोला, क्या बोला बोलो, रेडियो वेव सबसे पहले आ रही है रेडियो वेव, फिर क्या आएगी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव मतलब एफएम वगैरह, एफएम चैनल वगैरह इसमें आते हैं, माइक्रोवेव ओवन वगैरह यूज करते हो माइक्रोवेव। फिर आता है अपना इंफ्रारेड, है ना, मोबाइल फोन में डेटा ट्रांसफर पुराने जमाने में इंफ्रारेड से किया जाता था। फिर विजिबल रीजन, इंफ्रारेड के बाद क्या आता है विजिबल, जो हम देख पा रहे हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं आसपास सब किस रेंज में वेवलेंथ के, विजिबल रीजन, ठीक है। स्पेक्ट्रम के मतलब विजिबल रीजन कहां से कहां होती है, ये एंड होता है विजिबल रीजन का रेड, और रेड के बियॉन्ड वाली चीज क्या होगी इंफ्रारेड, और ये एंड होता है विजिबल रीजन का वायलेट, है ना, इसी के बीच में विबग्योर होता है ना, और ये इसके आगे क्या आएगा अल्ट्रावायलेट, वायलेट के आगे अल्ट्रा। तो रेड जैसे हो गया, इसकी कितनी वेवलेंथ हो गई अराउंड 750 नैनोमीटर, और ये कितनी वेवलेंथ हो गई 360 नैनोमीटर के आसपास होगी, ठीक है। तो बताओ वेवलेंथ क्या हो रही है, रेड की ज्यादा वायलेट की ज्यादा, रेड की ज्यादा ना, वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट, है ना। तो देखो क्या है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, फिर विजिबल रीजन के अंदर विबग्योर चल रहा है, यहाँ पे इंडिगो आएगा, वायलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और फिर रेड आता है विबग्योर, ठीक है। अब देखो अल्ट्रावायलेट आया, अल्ट्रावायलेट आया, फिर अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आएगा एक्स रेज, फिर आए गामा रेज, और फिर कॉस्मिक रे। तो ये हमारा हो गया स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर ये सारी चीजें हैं, और भी कुछ आ सकता है पर ये मेन है। और रेडियो वेव की सबसे क्या है मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है सबसे ज्यादा, इसकी 10 पावर 3 ऑर्डर की या 4 ऑर्डर की वेवलेंथ होती है ना, 10 पावर 4 के ऑर्डर की होती है, ठीक है, वो छोड़ो, अभी ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है। और मैक्सिमम वेवलेंथ और ये वेव की स्पीड कितनी है कांस्टेंट c 10 to 10 पावर 8 है ना, तो वेवलेंथ मैक्सिमम, तो फ्रीक्वेंसी क्या मिनिमम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की क्या होने वाली है मिनिमम। तो और इस तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इस तरफ जा रहे हो वेवलेंथ कम होती है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी हुई, इसकी वेवलेंथ मिनिमम, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, समझ में आई बात, क्लियर। अब सुनो, तो इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे बना सकते हैं, अगर हम वेव फॉर्म में दिखाइए, देखो अगर मैं वेव फॉर्म को देखूं, अगर ये वेव मान लो यहां से वहां अपना रूप बदल रही होती, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किधर होती, इस साइड पे होती, और इधर जाते जाते वेवलेंथ कम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो कैसे दिखाएंगे, किसी को ऐसे दिखा रहे, पहले वेवलेंथ ज्यादा दिखा रहे हैं, फिर हम वेवलेंथ कम करते करते क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, बोलो बढ़ा दिया ना हमने। इस तरह से भी दिखा देते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ देख सकते हो,
और इन सब की वेवलेंथ ऐसे इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, कम हो रही है, देख रहा हूं फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ऐसे भी दिखा देते हैं। थोड़ा ढंग से बना लेना एकदम एम्पलीट्यूड कम हो गया। हाँ डैम्पिंग कर दी है मैंने, आप डैम्पिंग वैम्पिंग एक्चुअल बनाया मैंने, देखो कितना जीनियस। नहीं डैम्पिंग वैम्पिंग मतलब ऐड ना करना तुम बनाते समय, ठीक है। तो कॉस्मिक जो है कॉस्मिक मतलब जो तुम्हारे पीछे आउटर स्पेस से रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है, तुम्हारे को पता है जो नहीं है, तुम्हें पता नहीं चलेगा उसको। ऐसे बोले ट्रांस में तुम जा रहे हो, शायद उसमें तुम्हें कॉस्मिक रे आवाज सुनाई दे, नहीं होता है बस टाइप कुछ होगा, जैसे तुम अकेले सिंगल रूम में बैठे हो तो कुछ तो नॉइज होगी ना उसकी भी, हाँ कुछ नॉइज आ रही है, फिर भी तुम एकदम एब्सोल्यूट साइलेंट में भी जाओ तब भी नॉइज है वहां पे, कौन सी नॉइज है, कॉस्मिक रे की। आउटर स्पेस से बेसिकली ऐसा सोचिए, सब हाई-फाई छोड़ो, फिलॉसफी छोड़ो, कॉस्मिक रे क्या आउटर स्पेस से आ रही है, ठीक है, ठीक है। एक्सरे तो पता ही है तुम्हें, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है 43 या 45 कोई क्वेश्चन है उसमें, इसी पे बेस्ड है, देख लेना 43 या 44 या 45 में से कोई एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एम्बर लाइट कहाँ आएगी, एम्बर कलर यहाँ पे आएगा ना विजिबल रीजन में, ट्रैफिक लाइट से जो लाइट आ रही है एम्बर मतलब रेडिश टाइप है, देखो एम्बर का क्या मतलब है, रेडिश होगा शायद, है ना, तो रेडिश लाइट कहाँ से आ रही है, ठीक है, विजुअल रीजन। आप कौन से रीजन में देख पाते हो इधर, है ना, अल्ट्रावायलेट में एनिमल्स कुछ देख पाते हैं, है ना, सेंस कर पाते हैं, इंफ्रारेड ये हम लोग, ये एफएम रेडियो स्टेशन यूज करता है, ठीक है। ये सब आपको बस एक आइडिया दे दिया, सबसे ज्यादा बस आपको याद कर रखनी है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में, कि इधर डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ कम हो रहा है। अच्छा एक चीज और, एनर्जी की बात करें, किसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी सबसे एनर्जी किसकी ज्यादा, कॉस्मिक की, हाई एनर्जी, इसलिए आउटर स्पेस से पहुंच भी जा रही है आपके पास तक, एनर्जी बहुत है ना। कुछ भी ठीक है। और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं, ये किसकी बात हो रही है, किसके लिए ट्रू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है ना, ठीक है। ईएम वेव के लिए शायद स्पीड ऑफ लाइट का निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है 1/√μ0 ईएम वेव में स्पीड ऑफ लाइट निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो हम 3 × 10⁸ लिख रहे हैं ना, वो कहां से आ रहा है, इस फॉर्मूले से आ रहा है। μ0 क्या है, 4π × 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट क्या है, 8.85 × 10⁻⁻12, ये कांस्टेंट्स हैं। चलिए इंजीनियरिंग का एकदम नहीं क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में, हाँ 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में 12th में ये, ठीक है। ई नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इनको वर्क पुट करोगे आपको सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर होता है, रट लो अभी के लिए, ये कांस्टेंट्स हैं, ये याद करने हैं आपको, और इसमें डालोगे जब तो सी की वैल्यू वही आ जाती है 3 × 10⁸। ये 11 में आएगा क्या, नहीं मैंने बता दिया, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आजकल तो मार्केट में कुछ भी चल रहा है, सब बता दो पहले, जितना बता सकते हो, नहीं बता सकते कोई बात नहीं। एडवांस के लेक्चर में कुछ छोड़ना घातक हो सकता है, इसलिए ट्राई कर रहा हूँ मैं ना आपको कुछ भी स्किप ना करा जाए। रुक जाओ, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, कहा ना धक्का मुक्की नहीं करना। ये क्वेश्चन करो, इसके इसी खुशी में क्वेश्चन करो। इवन दो जेई, ये जेई एडवांस तक हम पढ़ रहे हैं, पर नीट का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो नीट और जेई मेन सिमिलर लेवल है, ऑलमोस्ट 80% तो बोल सकते हो कि कॉमन ही है, जेई मेन और नीट, है ना, 70 to 80% क्या बोल सकते हैं, सिमिलर है ना भाई, कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाएगा, नीट हो चाहे जेई हो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। अब जैसे नीट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो जेई में मेंस में कभी नहीं आए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत अच्छा हो गया, कोई इजी एग्जाम हो गया, तो इसलिए हम नीट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट जो पढ़ाया उस पर, नीट 2021। इवन दो हम जेई का पढ़ रहे हैं, पर हम बीच बीच में नीट के क्वेश्चन लेते रह सकते हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, अच्छा विविध भारती नहीं लिखा अभी, विविध हाँ वो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन है विविध भारती में, ये बस ऑल इंडिया रेडियो की जगह उन्होंने विविध भारती कर दिया उसको, न्यू दिल्ली, वाह, ब्रॉडकास्ट, ये सब डराने के तरीके,
on a frequency, broadcast on a frequency of 1368 yeah kilohertz full stop. The wavelength of the electromagnetic radiation, the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is 21.92 centimeter, 219.3 meter, 219.2 meter, ये कैसे है और D 2192 मीटर. इतने क्लोज ऑप्शन ये दोनों देखो बी और सी को काफी क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं. तो देखो कैसे करेंगे इसको. देखो क्या बोला है कोई एफएम भाई ये एफएम रेडियो ही तो है क्यों ऑल इंडिया रेडियो मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं किस स्पीड से मूव करने वाली है इससे पक्की बात है ना. ये तो है क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन हम यही मान लेंगे दिया है क्वेश्चन में दिया है लेकिन नहीं भी दिया होता तो आपको पता होना चाहिए ईएम रेडिएशन दे ही रखा है मतलब स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ कितनी है वही तो निकालना है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 1368 into 10 power 3 हर्ट्ज लिख सकते हैं. किलोहर्ट्ज को किसमें स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में. बस अब आंसर आ जाएगा. वेवलेंथ क्या होता है c बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. फार्मूला लगा दो तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 3 into 10 power 8 अपॉन 1368 into 10 power 3 डाल दो आ जाएगा आंसर मीटर्स में. देखो क्या आना चाहिए देखो बी आता है क्या. ठीक है नोट कर लो. इस तरह से और भी क्वेश्चन आते रहते हैं इजी कोई बड़ी बात नहीं है. नोट करो. ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे. अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा क्या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे है ना. ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लैंक्स थ्योरी क्वांटम थ्योरी. ठीक है ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है नेक्स्ट क्लास का. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन यूज होता है सबसे बहुत ज्यादा. तो ठीक तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.